नमस्कार। आज बात करते हैं सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे की। ये भारत की एक बहुत बड़ी, बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जमीन पर इसका काम भी उतनी ही तेजी से हो रहा है? तो आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं और हमारा फोकस रहेगा कर्नाटक पर। आइए देखते हैं कि वहाँ की असलियत क्या है। तो हम इस पड़ताल को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, फिर कर्नाटक के उस 71 किलोमीटर के पैकेज पर फोकस करेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद चलेंगे सीधे ग्राउंड पर, देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है और आखिर में एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के स्केल की, मतलब ये कितना विशाल है। देखिए, ये कोई आम सड़क नहीं है। ये एक ऐसी परियोजना है जिसका राष्ट्रीय महत्व है और जो वाकई में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के नक्शे को बदल सकती है। इसकी कुल लंबाई है 1271 किलोमीटर। सोचिए, सूरत से लेकर चेन्नई तक। ये नंबर अपने आप में ही बता देता है कि हम कितने बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। और सिर्फ लंबा ही नहीं, ये बनने जा रहा है भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। असल में ये देश के पश्चिमी और दक्षिणी तटों को जोड़ने वाली एक बहुत ही जरूरी इकोनॉमिक लाइफलाइन की तरह काम करेगा। तो ये तो हुई पूरे प्रोजेक्ट की बात। अब चलिए जूम इन करते हैं और उस खास हिस्से पर आते हैं जिसकी पड़ताल हम आज कर रहे हैं। ये है कर्नाटक का 71 किलोमीटर का एक कंस्ट्रक्शन पैकेज। इसे ऐसे समझिए, पूरे 1271 किलोमीटर में से करीब 177 किलोमीटर का हिस्सा कर्नाटक से होकर गुजरता है और इसी 177 किलोमीटर में से एक 71 किलोमीटर का पैकेज है जिसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आज हम देखने वाले हैं। तो ये पैकेज है कलबुर्गी जिले में बदल से लेकर अंदोला तक का स्ट्रेच और इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है पीएनसी इंफ्राटेक को। तो जिम्मेदारी इनकी है। चलिए अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल पर आते हैं, यानी जमीनी हकीकत क्या है। अब हम इस पूरे 71 किलोमीटर के स्ट्रेच का एक तरह से वर्चुअल टूर करेंगे और देखेंगे कि पिछले 7 महीनों में कितना काम आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर से। ये इस पैकेज का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक वहीं से जहां ये एक्सप्रेसवे कर्नाटक में एंटर करता है। और सच कहें तो शुरुआत थोड़ी निराशाजनक है। पहले 15 किलोमीटर में काम लगभग ना के बराबर हुआ है। अगर हम 7 महीने पहले की सिचुएशन से इसे कंपेयर करें तो जमीन पर कुछ खास बदलाव नहीं दिखता। ठीक है, इस हिस्से से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी जंक्शन पर। यह है NH 150 पर शाम अतिनूर के पास बन रहा इंटरचेंज। देखते हैं यहाँ क्या हाल है। और कहानी यहाँ भी कुछ वैसी ही है। प्रोग्रेस बहुत ही धीमी है। जो मेन लूप है वहाँ अभी भी मिट्टी का ही काम चल रहा है और जितने भी अंडरपास हैं उन पर तो काम शुरू होना भी बाकी ही है। मतलब 7 महीने बीत गए लेकिन काम में कोई खास तेजी नहीं आई है। अब हम पहुंचते हैं इस पैकेज के एक मेजर स्ट्रक्चर पर। यह है भीमा नदी पर बन रहा पुल। और हाँ, यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। ये दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि पूरे 71 किलोमीटर के स्ट्रेच में यही एक जगह है जहां कोई सॉलिड प्रोग्रेस नजर आती है। 7 महीने पहले की बात करें तो यहाँ सिर्फ पियर कैप तक काम हुआ था और आज गर्डर इरेक्शन का काम पूरा हो चुका है। तो ये वाकई एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव है। चलिए पुल से आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पैकेज के आखिरी हिस्से की तरफ हैं, जो हमें जेवर्गी के पास NH 50 पर बन रहे एक और इंटरचेंज की ओर ले जाता है। और इस आखिरी हिस्से में तस्वीर थोड़ी मिक्स्ड है। मतलब कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ नहीं। कहीं कहीं पर आपको सड़क पूरी बनी हुई दिखेगी, यहाँ तक कि मीडियन में पेड़ भी लगा दिए गए हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जैसे कि अंडरपास वगैरह वो अभी भी अधूरे हैं। जैसे NH 150A अंडरपास पर सिर्फ पियर कैप तक ही काम हुआ है। तो इस पूरे 71 किलोमीटर के वर्चुअल टूर के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ओवरऑल प्रोग्रेस को हम क्या कह सकते हैं? देखिए, जो सोर्स मटेरियल है वो स्थिति को बिल्कुल साफ कर देता है। उनके शब्दों में कहें तो पिछली अपडेट की तुलना में इन 7 महीनों में इस पूरे पैकेज में बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है। ये सीधी और सपाट बात है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? जमीनी हकीकत बिल्कुल साफ है। ये पैकेज अपनी डेडलाइन से काफी पीछे चल रहा है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? आखिर इस
इतने महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे पर काम में तेजी कैसे लाई जा सकती है, इस तरह की देरी को कैसे दूर किया